साउथ अमेरिका अफ्रीका के बाद दुनिया का ये सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा माना जाता है और इसमें बहुत सारे देश आते हैं। चिली, पैराग्वे, उरुग्वे, बोलिविया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। इस किस्से में ब्राज़ील, अर्जेंटीना और बोलिविया का जिक्र है। बोलिविया एक ऐसा देश जो अर्जेंटीना और ब्राज़ील से लगकर है और यह समझ लीजिए कि इन दोनों की राइवलरी के बीच ये हमेशा इधर से उधर होता हुआ रहा है। बोलिविया के स्कूल में इस वक्त 3 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, एक लड़की और 2 लड़के। अब देखिए, ऊपर से देखने में तो यूं लगता है कि शायद ये कोई ट्रायंगुलर लव स्टोरी होगी। ऐसा नहीं है। ये तीनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। लड़की सुजान एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली की है, अर्जेंटीना से आई है और इसके पेरेंट्स कभी रूलर्स यानी कि शासक, हुकूमत चलाने वाले वो हुआ करते थे। बाद में फिर वक्त बदला, उनके हाथ से हुकूमत गई, ऑर्डिनरी लेवल पर आ गए और अब ये लड़की यहां पर बोलिविया में पढ़ रही है। खूबसूरत है। दूसरे हैं कारमर, ये बोलिविया से ही है। कारमर के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो एक आर्मी बैकग्राउंड से है। उनके पेरेंट्स मिलिट्री में वगैरह काम किया करते हैं, मदर फादर दोनों ही। क्योंकि बोलिविया में कुछ इस तरह से होता है कि अगर मेल अगर ऑलरेडी आर्मी में हो तो उसके रिकमेंडेशन से उसकी वाइफ फीमेल को भी ले लिया जाता है। तो खैर वहां पर है, लेकिन दोनों अपनी काबिलियत से वहां पर है और वो चाहते हैं कि कारमर भी आगे चलकर इसी तरह से आर्मी में आए और इसलिए कारमर पर वो पूरी नजर रखते हैं और उनको बाकी की झंझटों से, जैसे कोई लड़की के चक्कर वगैरह में पड़ जाए, इससे दूर रखते हैं। अब मजे की बात यह है कि कारमर को सुजान दिल में पसंद है, लेकिन वो फरमाबरदार बेटे भी हैं तो पेरेंट्स की मर्जी के बगैर कुछ करना नहीं चाहते। हालांकि स्कूल के वो 12th ग्रेड के आसपास में है और वो इस उम्मीद में है कि शायद वक्त बदलेगा और पेरेंट्स उनके इस काम के लिए हाँ कह देंगे। तीसरे है गैरी, ये भी अर्जेंटीना से आए हुए, इन्हें भेजा गया है। दरअसल यूं है कि अर्जेंटीना में एक सिस्टम ये होता है कि अगर वो स्टूडेंट बहुत अच्छा हो और किसी स्पेशल सब्जेक्ट में कुछ करना चाहे तो उसे फिर स्कॉलरशिप देकर बोलिविया पढ़ने भेजा जाता है, जहां पर कि वो स्पोर्ट्स, मिलिट्री की बाकी सारी ट्रेनिंग ले सकता है। खैर ये ट्रेनिंग तो अर्जेंटीना में भी अवेलेबल है, लेकिन अगर दूसरे देश में जाएगा, वहां की लैंग्वेज सीखेगा, फिर लौट कर आएगा, ये सारी बात। अब उनको स्कॉलरशिप मिली है तो जाहिर सी बात है वो होशियार भी होंगे। अब देखिए, दुनिया में होशियार 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो इंटेलिजेंट और दूसरे होते हैं स्मार्ट। दोनों में फर्क होता है। इंटेलिजेंट जो होता है उसके पास नॉलेज होता है, उसका यूज करने की एक कैपेसिटी होती है। स्मार्ट यानी कि चालाक जो होता है वो सिचुएशन के हिसाब से बर्ताव करता है। तो देखा जाए तो ये सिर्फ ना देखने में खूबसूरत है गैरी, बल्कि ये स्मार्ट यानी कि चालाक भी है। अब स्मार्ट लोग भी 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो स्मार्ट होते हैं, जो दूसरे होते हैं वो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। गैरी दोनों ही है, स्मार्ट हैं भी और स्मार्ट समझते भी हैं। खैर, गैरी की सबसे पहले दोस्ती होती है कारमर से और कुछ वक्त तक ये दोस्ती चलती भी है। गैरी कई बार कारमर की मदद भी करते हैं क्योंकि वो चालाक है, होशियार है एग्जाम पास करने में। और कारमर उनसे वादा करते हैं कि जब भी कभी जिंदगी में उनको वक्त मिला या मौका मिला तो वो गैरी की मदद करेंगे। लेकिन इसके पहले कि गैरी के साथ उनकी दोस्ती बहुत आगे बढ़ पाती, उनके पेरेंट्स उसको बुला लेते हैं। उनको कहते हैं कि तुम्हारी एक जगह खास ट्रेनिंग होने जा रही है, आ जाओ। और वो फिर कारमर वहां से चले जाते हैं, इनकी जिंदगी से अलग हो जाते हैं। अब गैरी और सुजान दोनों एक दूसरे के आमने सामने पड़ते हैं। सुजान का जो पिछला बैकग्राउंड है, एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड, गैरी जब उससे बात करते हैं तो उनको बातों बातों में पता चलता है कि सुजान को एक उस बात का बड़ा अफसोस है कि जब वो बहुत छोटी बच्ची थी तब उसके पेरेंट्स ने कभी रूलर रहा करते थे। अब वो सारा तामझाम, वो सारी शान शौकत चली गई। अब उसके पास में इस तरह से कुछ भी नहीं है और उसको एक ऑर्डिनरी लड़की की तरह से शुरू करना पड़ेगा। गैरी सुजान को पसंद करने लगते हैं, लेकिन जो उनका दिमाग है, जो उनका स्मार्ट अप्रोच, एटीट्यूड है लाइफ के बारे में, वो उनको ये बताता है कि दुनिया को जीने के लिए दिल से डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग से डिसीजन लेना चाहिए। तो हालांकि अब सुजान है खूबसूरत,
भाई उसको देखकर तो ये ख्याल कार्मर के दिल में भी आया था, इनके दिल में भी आता है, लेकिन अपने दिल की बात को दबा देते हैं क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि एक लोअर मिडिल क्लास से ये हैं, इनके पेरेंट्स है नहीं, ऑर्फन है, इनको गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप पे भेजा है, तो स्कॉलरशिप तो कोई भीख में नहीं मिल जाती, आपको उसको चुकाना भी पड़ता है आगे चलकर, तो उनको ये सारा कुछ करना पड़ेगा और इसमें प्यार मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं है। खैर वो 12th ग्रेड पास कर लेते, अपनी ट्रेनिंग पूरी करते, अर्जेंटीना वापस आते हैं। सुजान का क्या हुआ इसका उनको कोई पता नहीं चलता। अब ये तीनों ही कैरेक्टर, सुजान, गैरी और कार्मर, इस बात को नहीं जानते कि आज से तकरीबन 20 साल के बाद इनकी जिंदगियां आपस में टकराएगी और इन तीनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रह पाएगा। खैर बहरहाल ये आगे की बात है, फिलहाल तो हम लौट कर आते हैं। अब इनको वापस बुलाया जाता है अर्जेंटीना में, इन्होंने अपनी ट्रेनिंग वहां पर करनी है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है और बाद में उनको फिर ये बताया जाता है कि आप बड़े स्मार्ट हैं और इसीलिए आपको एक ऑर्डिनरी जॉब नहीं दिया जाएगा जो 9 बजे शुरू होता है, 5 बजे खत्म हो जाता है, ऑफिस के बेंच पर आप बैठे रहते हो, इस तरह से नहीं। भाई आप बिलोंग करते हो अफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी को और इस कम्युनिटी का कर्ज आप पर है, तो आपको जो स्कॉलरशिप वगैरह मिली है वो इसी कम्युनिटी के डोनेशन से मिली है और अब वक्त आ गया है कि इसके कर्ज को आप चुकाएं। अब ये अफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी क्या है, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देखना पड़ेगा। देखिए ये जो बात हम कर रहे हैं इस वक्त की, ये तकरीबन चल रही थी 1960s के आसपास की, तो यहां से 200 साल पहले यानी कि 1760 के आसपास अफ्रीका से कई लोगों को पकड़कर स्लेव की तरह से लाया जाता था। कुछ लोग वहां से यहां पर बिजनेस के लिए भी आ जाते थे। ऐसे करते करते अफ्रीका से काफी सारे लोग यहां पर आ गए, लेकिन ज्यादातर उसमें से स्लेव थे, गुलामों की तरह से काम करते थे। वक्त आगे बढ़ने लगा, वक्त बदला, जिस तरह से अब्राहम लिंकन ने यूएस के अंदर एक रूल वगैरह बना दिया कि आप स्लेव इस तरह से नहीं रख सकते, उस तरह से यहां पर भी चेंजेस आए और उस तरह के रूल्स फिर धीरे धीरे करके बनने लगे। लेकिन उसके बाद फिर कुछ यूं भी हुआ कि अफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी जो थी उसको काफी प्रॉब्लम्स गई। देखिए अब ऐसा है, जहां हम तीनों देशों की बात कर रहे हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील और बोलीविया, इन तीनों ही देशों के अंदर क्रिश्चियनिटी और स्पेशली कैथोलिक रिलीजन बहुत ज्यादा फैला हुआ है, मेजॉरिटी में है, और जो बाकी के सारे रिलीजन है माइनॉरिटी में आते हैं, जिसमें से कि अफ्रो अर्जेंटीनियन कम्युनिटी भी है जो माइनॉरिटी में आती है। अब इन लोगों में से कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपना काफी बिजनेस किया, उसको फैलाया और वो साउथ अमेरिका के सारे देशों में गए, जैसे कि शुरू में बताया जा चुका है, चिली, प्राग और बहुत सारे देशों में, तो वहां पर भी वो गए। एक पीरियड ऐसा भी आया कि अब जैसे मैंने आपसे पहले कह दिया है कि साउथ अमेरिका तो अफ्रीका के बाद सबसे पिछड़ा हुआ है इलाका, और यहाँ पर फिर बहुत सारे डिक्टेटर्स अलग अलग देशों के अंदर। जब आप डिक्टेटर बन जाते हो तो अपने ऊपर खर्च करते हो, पब्लिक के ऊपर खर्च करते नहीं, पैसे आपके पास लिमिटेड होते हैं। अब पब्लिक पे पैसा खर्च करना होगा तो आप क्या करोगे, दूसरों के पास से छीनोगे। बस वही बात वहां पर भी हुई। तकरीबन हर देश के जो डिक्टेटर्स थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे देश का बहुत सारा पैसा अफ्रो अर्जेंटीनियन कम्युनिटी के पास में है, इन्होंने हमसे छीन रखा है, इनसे इनको लेने की जरूरत है। नतीजा ये निकला कि उनकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह थी वो सीज करने लग गए, उनको मारने पीटने लग गए। ये बेचारे निकल के यहाँ वहां से भागे और किसी तरह से आके सारे के सारे जमा हुए अर्जेंटीना में, और इसी वजह से इनको अफ्रो अर्जेंटीनियन कम्युनिटी का नाम मिला। अब इन कहने के लिए इनके पास अपना कोई देश नहीं था, थे तो अर्जेंटीना में ही, लेकिन माइनॉरिटी में थे। पर अर्जेंटीना में कम से कम एक बात अच्छी हुई, इनको मारा नहीं जाता था, फिर भी थे तो सेकेंडरी लेवल के सिटीजन। और फिर वही एक ऐसा पीरियड आया था कि उसमें कुछ अफ्रो अमेरिकन जो थे वो 1950s के आसपास धीरे धीरे करके पावर में आने लगे थे। सुजान के बारे में आपने सुना है, शुरू में उसके फादर भी इसी तरह से पावर में आए थे और बाद में पावर से बाहर भी हो गए थे। तो अब ये अफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी अपने आप को बचाए रखने के लिए जो अर्जेंटीना की गवर्नमेंट थी उसको जितना भी सपोर्ट देना होता वो दिया करती थी। अब थोड़ा सा इन तीनों देशों के बारे में भी आप जान लीजिए। ब्राजील, अर्जेंटीना और बोलीविया, इनके बीच में हमेशा राइवलरी रही है। अर्जेंटीना और ब्राजील में राइवलरी एकदम क्लियर है। उसकी बहुत सारी वजह है कि ये दोनों ही अपने आप को सुपेरियर समझते हैं और समझते हैं कि साउथ अमेरिका में यही सिर्फ एक लीडर हो सकते हैं, तो इनका राज होना चाहिए। इनका थोड़ा सा बॉर्डर को लेकर भी डिस्प्यूट था, लेकिन खैर वो एक आध लड़ाई के बाद में डिस्प्यूट तो खत्म हो गया। लेकिन
अंदर ही अंदर से राइवलरी चलती रही, मारपीट का चक्कर चलता रहा। फुटबॉल भी एक उसका रीजन है। जैसे एशियन कंट्रीज में क्रिकेट को गॉड माना जाता है, रिलीजन माना जाता है, वैसे ही साउथ अमेरिका में फुटबॉल को एक रिलीजन माना जाता है। ये दोनों ही कंट्रीज की टीम बड़ी स्ट्रांग है। जब भी इनके फुटबॉल मैचेस होती है आपस में काफी मार कुटाई हो जाती है, तो वो राइवलरी तो वैसे ही थी। अब इसमें बचा बोलीविया बीच में। अब बोलीविया जिसके भी तरफ जाएगा उसका तो पलड़ा भारी हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि बोलीविया से इनके रिलेशंस बड़े अच्छे रहे होंगे। बोलीविया अपने हाथ बहुत पहले जला चुका था। एक असल में ऐसे हुआ था कि पहले बोलीविया के पास में कोस्ट लाइन यानी कि समुद्र का किनारा भी हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ ऐसी गड़बड़ियां हुई कि उसका समुद्र का किनारा किसी और देश के पास चला गया और वो लैंड लॉक यानी कि कई देशों के बीच में छिप के रह गया। अब उसके पास में जो समुद्र का किनारा था, सी कोस्ट था, वो नहीं रहा था, तो उससे वैसे ही वो चौकन्ना था और वो इन दोनों देशों को शक की नजरों से देखता था। तो नतीजा ये है कि ब्राजील, अर्जेंटीना और बोलीविया तीनों ही आपस में एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन ऊपर से दोस्ती का दम भी भरते हैं। अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अपने जासूस दूसरे देशों में भेजने पड़ते हैं, तो बस वही बात यहां पर भी थी। अर्जेंटीना में कुछ जासूसों को ब्राजील में भेजने की जरूरत थी, जहां जाके वो जासूसी करें। अब ये साहब नए नए पढ़ के निकल कर आए थे, गैरी साहब अपने आप को बड़ा स्मार्ट और चालाक भी समझते थे, तो इन्हीं को ट्रेन करने के ब्राजील में भेजा गया। इन्होंने अपने चालाकी का सबूत भी दिया। अब इनका बड़ा सारा वहां रिंग था जासूसों का, अर्जेंटीनियन जासूसों का। उन्होंने किसी को कांटेक्ट नहीं किया, अपने आप को छिपाए रखा, अपनी तरह से वो काम करते रहे। इनके यहाँ 2 मिशन के बारे में आपको बता दें। एक मिशन में ऐसा हुआ था कि उनको किसी मिनिस्टर के बारे में मालूमात निकालनी थी, तो उसके यहाँ ये नौकर बनकर गए। वहां 6 महीने तक के काम किया, जमीन पे सोते रहे, रूखा सूखा खाते रहे, कभी जबान से उफ नहीं की, जितना काम हो सकता था सारा कुछ किया और उसके पास से जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी निकाली और वो निकालकर अर्जेंटीना गवर्नमेंट को पहुंचा दी और अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट ने उसका फायदा उठाया। इनका जो दूसरा मिशन था उसमें यूं था कि वहां पर एक विडो थी जो कि एक बहुत बड़े लीडर की, जिसको हम विडो कहते हैं, विधवा, वो थी, उनकी मौत हो गई थी, लेकिन उसके हाथ में काफी पावर थे। वो ब्राजील की काफी पॉलिटिक्स को कवर वगैरह किया करती थी। हालांकि साउथ अमेरिका में फीमेल्स के पास में इतने पावर नहीं होते, लेकिन वो एक तरह से किंग मेकर की तरह से थी। अब उसके बारे में इनको पता लगाना था। वहां पर नौकर बनने से काम न चले, वो तो सारी फीमेल सर्वेंट्स को ही रखे। तो इन्होंने एक फीमेल नर्स का गेटअप लिया जो कि ठीक से बोल नहीं पाती है और उसके पास में फिर उसकी खिदमत करते रहे, उसकी मसाज की, उसको खिलाया पिलाया, दवाइयाँ दी, सारा कुछ। उसको कभी भी पता नहीं चल पाया कि ये मेल है और फिर वहां से जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी निकाल कर उन्होंने अपने अर्जेंटीना तक के पहुंचा दी। ये 2 मिशन से अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट काफी पॉपुलर हुई, लेकिन जैसे कि आमतौर पे होता है कि जब कभी कोई चीज ऊपर को जाती है तो जो फिजिक्स का रूल है उसके हिसाब से फिर नीचे को भी आती है। वही बात वहां पर भी हुई। अब तक के इनका जो रैकेट था, इनका ग्रुप था अर्जेंटीनियन स्पाइस का, वो बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहा था, लेकिन फिर पोल खुल गई, क्रैकडाउन शुरू हुआ, इनको पकड़ धकड़ शुरू हुई। नतीजा ये निकला कि वहां पर या तो इनके जासूस पकड़े गए या मारे गए। अकेले और सिर्फ अकेले गैरी ऐसे थे जो न सिर्फ छिपके रहे बल्कि ब्राजील से डायरेक्ट अर्जेंटीना वो आए भी नहीं। पहले बोलीविया गए, उन्होंने पुराने वाले बैकग्राउंड का यूज किया कि बोलीविया में जैसे वो लोगों को जानते थे, चीजों को जानते थे, वहां जाकर वो कुछ 3-4 महीने रहे और उसके बाद में फिर वो धीरे से अर्जेंटीना में आए और इस तरह से आए कि उनके आने का पता उनके जो सीक्रेट सर्विस के चीफ थे उनको भी नहीं चला। अब उनके सीक्रेट सर्विस के चीफ का नाम था कोबाल्ट। इससे वो बड़े इंप्रेस हुए, तो उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, अभी तक के तुम लोअर लेवल के एक स्पाई थे, अब तुमको हायर लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको हायर लेवल की ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद में कोबाल्ट ने उनको असली बात बताई। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमको जो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी ब्राजील से वो सारी मिल चुकी, अब हमारे जासूसों की वहां कोई जरूरत नहीं। अगर हमारी बात खुल जाए तो दोनों ही गवर्नमेंट के बीच में दुश्मनी हो जाएगी, लेकिन बोलीविया के साथ ये बात नहीं है। बोलीविया में जाना है और वहां से इंफॉर्मेशन लानी है। ये सुनकर गैरी थोड़े चकराए क्योंकि बोलीविया के खिलाफ अब तक के कभी भी अर्जेंटीना ने जासूसी नहीं की थी। उनके ख्याल में भी नहीं था कि इस तरह की बातें हो सकती है। उन्होंने कहा कि है, लेकिन इसके लिए हमको एक गेटअप तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले तो तुमको एक रिफ्यूजी का गेटअप देना पड़ेगा कि अब तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं बचा है। जैसे है ना कि आप अफ्रो
अर्जेंटीनियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर तो उनकी काफ़ी मार कुटाई इसके पहले वगैरह हो चुकी थी, तो हम ये बता देंगे कि तुम किसी और देश से यहाँ रिफ्यूजी की तरह से आए थे, लेकिन हम तुमको यहाँ रखना नहीं चाहते और यहाँ से तुमको फिर विदा किया जाता है, तो तुम बोलीविया जाओगे, रिफ्यूजी रहोगे, तुम पर किसी को शक नहीं होगा, लेकिन हमारी मदद से धीरे धीरे करके तुम प्रोग्रेस करोगे। थोड़ी अपनी अकल का इस्तेमाल भी करना, वहाँ के इंपॉर्टेंट लोगों से रिलेशंस बनाना, और ऐसे करते करते जब तुम पर किसी को शक नहीं होगा तो सारी इंफॉर्मेशन तुम हमको लाकर दोगे। बात गैरी के समझ में कुछ आई नहीं, क्योंकि मामला खतरनाक था, लेकिन फिर भी गैरी ने सोचा कि चलो ठीक है भाई, ये कह रहे हैं, इनकी बात को मान लेते हैं। अब साथ साथ उन्होंने ये भी समझाया कि देखो भाई, जब कोई शख्स इस तरह के काम करता है तो उसके पीछे एक रीजन भी होना चाहिए, और वो रीजन है रिलीजियन। ठीक है, तुम रिलीजन को मानो नहीं मानो वो प्रॉब्लम नहीं है, दिखावा ये करना है कि तुम रिलीजन को बहुत मानते हो, इस हद तक के कि तुम ये सोचते हो कि अगर रिलीजन का काम करते हुए तुम मारे भी जाओगे तो तुमको हेवन मिलेगा, वहां पर तुमको परियां खाना खिलाएगी, तुम्हारे हाथ पांव दबाएगी, तुमको नहलाएगी वगैरह वगैरह, जैसे कि आमतौर पर रिलीजियस बुक में लिखा होता है। तो इन सबको मानने का नाटक करो, ढोंग करो, और यहाँ पर हमारे यहाँ भी जो रिलीजियस है अफ्रो अमेरिकन जो सेंटर्स है, वहां जाकर उसको थोड़ा अटेंड किया करो, तो उससे तुम्हारे ऊपर में कवर चढ़ जाएगा कि तुम इस तरह के शख्स हो। तो पहली बात, तुम रिफ्यूजी हो, दूसरी बात, तुम काफी गरीब हो, सारा अपना कुछ यहाँ खो चुके हो, और तीसरी बात कि तुम बहुत ज्यादा रिलीजियस हो। अब जो बहुत ज्यादा रिलीजियस होता है, आमतौर पर जो शातिर लोग होते हैं उसका वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एक बार तुम वहां पहुंच जाओगे, तुम्हारा इस्तेमाल होगा। हो सकता है कि वो तुमको अपना जासूस बनाकर यहां भेजेंगे, आ जाना, हम जो इन्फॉर्मेशन देंगे उन तक पहुंचा देना। मामूली इन्फॉर्मेशन होगी, कोई खास काम की नहीं होगी, और जो हम तुमको इन्फॉर्मेशन देंगे वो कुछ वक्त के बाद में बदल भी देंगे। तुम झूठे नहीं कहलाओगे, तुमने अपना काम पूरा किया है, इससे तुम्हारी वहां प्रोग्रेस होगी। अब ये सब बातें सुनकर गैरी बड़े खुश हो गए। तो गैरी ने कहा ये सब तो सही है, लेकिन अगर मैं बड़े बड़े ऑफिसर से कनेक्शन बनाऊंगा, कांटेक्ट करूंगा, तो कनेक्शन बनाने की वजह भी तो चाहिए। अब कोबाल्ट तो खैर इस बारे में बड़े होशियार चालाक थे, तो कोबाल्ट ने कहा कि देखो भाई, एक बात याद रखो, आदमी रिलीजियस हो, नॉन रिलीजियस हो, मिलिट्री मैन हो, सिविलियन हो, पॉलिटिशियन हो, सिटीजन हो, कोई हो, सबकी एक कमजोरी होती है, अपोजिट जेंडर। जितने भी मेल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर में एज में आने के बाद अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम इसका इंतजाम वहां तुमको करवा देंगे, हमारे कुछ है वहां फीमेल्स वगैरह काम करती हैं, उनको हम तुमको दिलवा देंगे, उनकी मदद से तुमको इन तरह सारी चीजों को निकालना है। लेकिन अब ये तुम्हारे चालाकी पर डिपेंड करेगा कि इसको तुम कैसे इस्तेमाल करते हो। अब अगर तुम ओपनली इस्तेमाल करोगे, पकड़ में आ जाओगे, उसका भी नतीजा बुरा निकलेगा, तो वो नहीं होना चाहिए, उससे बच के रहना है। उन्होंने कहा ठीक है, कब जाना होगा? तो उन्होंने कहा ऑफिसर ने कि देखो भाई, अभी तो फिलहाल तुम्हारी ट्रेनिंग ही चल रही है, तकरीबन कुछ 2 महीने तुमको लग जाएंगे, उसके बाद तुम जाओगे। गैरी उसके लिए तैयार हो गए। अब कोबाल्ट ने अपने दूसरे ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। ऑफिसर्स ने कहा कि ठीक है, आपने बाकी सारी चीजें समझ ली, उसको सब बातें बता दी, जितनी इंफॉर्मेशन जरूरी थी उतनी ही। कल को पकड़ा भी जाएगा तो यही सारी बातें वहां पर बताएगा। अब ये बातें कोई नई तो है नहीं, सारे जासूसों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। एक तरह से इसके पास हमारे खिलाफ बताने के लिए कोई खास इंफॉर्मेशन तो नहीं रहेगी, ये तो सच है। ये सिर्फ हमको इंफॉर्मेशन दिया करेगा। लेकिन अगर किसी तरह से, क्योंकि ये चालाक है, स्मार्ट है, और इसका यह मतलब नहीं कि ये वतन परस्त भी है, पैट्रियोट है, देशभक्त है, ऐसी बात तो नहीं है। आप वहां भेजे, इसने अपना रंग बदल दिया, हमारी बातें वहां जाके बता दी, उनके तरफ से जासूसी करने यहाँ आ गया, यहाँ से इंफॉर्मेशन वहां पहुंचा दी, अब वो एस्टेब्लिश हो गया, उनसे पैसे लिए और छोड़कर भाग गया। भाई एक तो हम इसको इंफॉर्मेशन भी दें, पैसा भी दें, इसको सेटल भी करें, और ये फिर भाग भी जाए, तो ऐसा कुछ इंतजाम करो कि जिसके वजह से भाग ना पाए, जान दे दे मगर ये भाग ना पाए। तो इसके लिए क्या किया जाए? अब कोबाल्ट ने काफी सोचा। अब कोबाल्ट भी इस तरह से सीक्रेट सर्विस के लिए काफी अरसे से काम कर रहे थे। बैकग्राउंड ढूंढ कर निकाला, पता चला कि ये साहब बोलीविया में पहले स्टूडेंट की तरह से गए थे स्कॉलरशिप में लेकर, और यहां पर उनकी मुलाकात कारमर से भी हुई थी, जो कि बोलीविया में अब मिलिट्री में है, और इनकी मुलाकात वहां सुजान से भी हुई थी। तो उनको ये समझ में आ गया कि इसको कैसे फंसाया जा सकता है। फंसाया जा सकता है मतलब इसको ऐसे, इसके साथ क्या किया जाए कि जान तो दे दे लेकिन अपना काम ना छोड़े या इंफॉर्मेशन ना दे। तो खैर उन्होंने गैरी से कहा कि देखो गैरी, अब अगर तुम वहां पर इस तरह से जाते हो रिफ्यूजी के तौर पर, तो वहां के लोगों को तुम पे शक हो सकता है, क्योंकि यहां तुम्हारे ताल्लुकात कभी ना कभी, अभी तुम
तकरीबन 28-29 साल के होने को आ गए हो, तो तुम्हारे यहाँ ताल्लुकात कभी ना कभी किसी फीमेल से तो बनने चाहिए थे। अब तुम इतने चालाक आदमी हो कि तुम्हारे ऐसे ताल्लुकात बने भी होगे, तुमने छुपा के रखा है, हमको भी पता नहीं चल पाया। लेकिन दिखावे के सही लिए ही सही, यहाँ पर एक शादी ब्याह कर लो, एक तुम्हारा फैमिली बन जाए। उससे ये होगा कि मुझे अपने ऑफिसर्स को कन्विंस करने में आसानी जाएगी, और उधर अच्छा उस साइड में ये होगा कि तुम पे कोई शक भी नहीं करेगा। भाई यहाँ पर जब दरियाफ्त की जाएगी, तुम्हारी अपनी फैमिली है, एक फैमिली वाला आदमी ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, अकेला आदमी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसे हम सोच रहे हैं वैसे वो भी सोचेंगे। तो कैरी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं अचानक ही फीमेल कहाँ से ले आऊंगा। अब कोबाल्ट के पास इसका भी जवाब था। उसकी वजह थी, सुजान को जो भेजा गया था पढ़ने के लिए, वो गवर्नमेंट की हेल्प से ही भेजा गया था। कल गैरी तो गए थे अफ्रो अर्जेंटीनियन कम्युनिटी की मदद से, लेकिन सुजान को गवर्नमेंट ने भेजा हुआ था। और सुजान यहाँ पर आकर इस तरह से गवर्नमेंट के लिए काम भी कर रही थी, किसी लैब वगैरह में कुछ काम करती थी, कुछ साइंटिस्ट वगैरह की तरह से। तो उसकी थिंकिंग जो थी वो साइंटिफिक थी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए कुछ एक लोगों का इंतजाम करवाते हैं, उनसे मिलवा देते हैं, तुम्हें जो भी पसंद आए कह दो, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। अब वो तो जानते थे कि इसका अट्रैक्शन सुजान के लिए है, दिखावे के लिए एक दो लड़कियों को पहले दिखा दिया जिससे उनको शक न पड़े, और फिर सुजान उसके सामने में आ गई। दूसरी तरफ सुजान को पहले ही बता दिया गया था कि देखो भाई, तुमको जो जिस तरह का काम काज दिया गया है ये कुछ इस तरह का है कि तुमको गवर्नमेंट के लिए हेल्प करनी है। यहाँ साइंस की तरह साइंटिफिक काम तो तुम करोगी ही, लेकिन अगर कभी हम तुमको कवर की तरह से यूज करना चाहे तो उसको यूज करना, तुम्हारे जो प्रिंसिपल्स है उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। तो यही बात उन्होंने उनको समझा दी कि अब इस गैरी को हम ट्रेन कर रहे हैं, इसको हम भेज रहे हैं बोलीविया, लेकिन ये हमको यहाँ पर रूटेड चाहिए, यहाँ पर उसकी गारंटी होनी चाहिए। तो इससे तुमको शादी करनी पड़ेगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन नहीं रहेंगे, तुमको सिर्फ दिखावे के लिए शादी करनी है, ताकि कोई अगर ऊपर से जांच पड़ताल करे तो पता चले कि इसकी शादी हो चुकी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुजान इस बात को मान गई, गैरी से उसको मिला दिया गया। अब गैरी सुजान को देख के चकराए, भाई उससे तो पहले ही मिल चुके थे बोलीविया में, ये कैसे क्या हो गया। लेकिन जब पता चला कि सुजान यहाँ पर काम कर रही, पिछले बैकग्राउंड तो नहीं पता था उनको, शादी करवा दी गई। सिर्फ शादी करवाने से नहीं हो जाता, तो आप शादी करवाओगे तो लड़की जो है वो आज शादी करे और कल उसका हस्बैंड यहाँ से बोलीविया जाए, लोग तो शक करेंगे ही। तो बताएगा कि भाई इसका जाना थोड़ा एक्सटेंड किया जाएगा, 6 महीना इसको यहाँ इसके साथ में रहना पड़ेगा, और रहने लगे हस्बैंड वाइफ के ड्रामे की तरह से। कोई ताल्लुकात उनके तब तक के नहीं बने थे, लेकिन जैसे होता है दो लोग जब साथ साथ रहते हैं तो एक दूसरे को जानने पहचानने भी लग जाते हैं, बस वही बात हुई। पर कोबाल्ट ने साथ साथ गैरी को यह भी बता दिया था कि तुम्हारा जो रिलीजियस फेस है वो उसके सामने कभी भी गिरना नहीं चाहिए, तुमने उसको रिलीजियस फेस ही दिखाना है। ठीक है, तुम स्मार्ट हो, चालाक हो, मॉडर्न हो, सारी ट्रेनिंग तुमको मिली है, लेकिन इस सबको वो रिलीजियस फेस की आड़ में छुपाना है। और गैरी वही बात करते रहे। एक तरह से झूठ की शादी थी, ना सुजान उनको बता रही थी ना वो उसको बता रहे थे। लेकिन फिर ऐसे हुआ कि जब हस्बैंड वाइफ के साथ तरह से साथ साथ रहने लगे और यंग भी थे, तो धीरे धीरे करके न सिर्फ उनके ताल्लुकात बने बल्कि एक दूसरे पर भरोसा भी करने लगे। गैरी ने दिल ही दिल में सोच लिया कि एक बार उनका बोलीविया का मिशन पूरा हो जाए तो वो इस काम को भी छोड़ देंगे और ये सीक्रेट सर्विस को भी छोड़ देंगे, और सुजान को सारी बातें सच सच बता देंगे, चाहे वो उनको अपने पास में रखे चाहे वो न रखे। दूसरी तरफ सुजान ये सोच रही थी कि अभी तो इसको मिशन पे भेजा जाना है, एक बार इसका काम पूरा हो जाए, लौट के आ जाए, सच बात वो उसको बता देगी कि क्या है, उसके बाद में ये चाहे माने चाहे न माने। तो इस तरह से कुछ यूं हुआ कि हस्बैंड वाइफ होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे से अजनबियों की तरह से बने रहे। अब कहते हैं ना शादी ब्याह के मामले में कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की क्वालिटीज के बारे में धीरे धीरे करके पता चलना चाहिए, जिससे उनका प्यार बढ़ता है। इसका ठीक उल्टा भी होता है, एक दूसरे की कमजोरियों के बारे में धीरे धीरे करके पता चले, न सिर्फ प्यार घटता है बल्कि शादी ही टूट जाती है। पर खैर यहाँ बात दूसरी तरह से हो रही है, तो धीरे धीरे पता चलना चाहिए। तो वैसे वो भी हुआ कि धीरे धीरे एक दूसरे की शादी के बारे में इनको एक दूसरे की क्वालिटीज के बारे में पता चलने लगा। वाकई दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, और फिर ऐसे में ये मौका भी आ गया कि इनको वहां जाना पड़ा। ये वहां पर गए। अब कोबाल्ट का प्लान पहले से तैयार था कि किसी तरह से कार्मर से इनका सामना करवा दिया जाए, क्योंकि इनके पुराने रिश्तों को तो जानते थे। पहले रिफ्यूजी की तरह से पहुंचे, उसके बाद में इनका कार्मर से आमना सामना हुआ, इन्होंने अपनी कहानी बताई। कार्मर ने अपने मिलिट्री दिमाग का यूज किया, इनको ट्रेन वगैरह करके वापस भेजा बोलीविया से अर्जेंटीना में जासूसी के लिए। ये भाई साहब यहाँ पर आए, कोबाल्ट का प्लान पहले से तैयार था। कोबाल्ट ने इनको तरह तरह की जो भी इंफॉर्मेशन थी जो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं थी वो दे दी, इन्होंने जाके कार्मर को दी। कार्मर का वहां प्रमोशन हो गया,
वहां वो सारी इंफॉर्मेशन की वजह से इंटेलिजेंस का वो चीफ बना दिया गया। और ये भाई साहब जो थे, ये धीरे धीरे करके वहां अपने आप को प्रोग्रेस करते चले गए। अब इनका वहां पर एक वो तो था ही नेटवर्क लड़कियों का, जैसे कि कोबाल्ट ने बताया था, उनका इस्तेमाल करके ये ऑफिसर्स को अपने जाल में फंसाते। एक ऑर्गी पार्टी करके, ऑर्गी पार्टी वो होती है जिसमें शराब जुआ वगैरह वगैरह लड़कियां सारी कुछ होती हैं, लोग वहां पर आते हैं और उसके बाद में गिने गिने चुने लोग, लिमिटेड लोग, फिर वो सारी हरकतें करने लग जाते हैं, शराब के नशे में सारी बातें बक देते हैं, पता चल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे राज वो निकालते रहे ऑफिसर्स से। और यहाँ पर वो रेडियो की मदद से, उन दिनों रेडियो हुआ करता था, ट्रांसमीटर रेडियो, उसकी मदद से वो यहाँ पर कोबाल्ट के पास भेजते रहे, कोबाल्ट सारी इंफॉर्मेशन निकालते रहे। ऐसे में कार्मर ने एक दिन इनसे कहा कि भाई बोलीविया जाकर एक बार फिर से एक मिशन है, उसको कंप्लीट करके आ जाओ। अब तक सॉरी अर्जेंटीना जाके कंप्लीट करके आ जाओ, अब तक तुम पे किसी को शक नहीं हुआ है। तो इन्होंने उनकी बात को मान लिया, ये वहां पर गए, कोबाल्ट से मिले। लेकिन कोबाल्ट से मिलते तो उन्होंने ये कहा कि देखिए सर, मैंने वहां काफी लंबे अरसे तक के काम किया है, मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ये बताता है कि इसमें लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। आप अगर 50 बार सक्सेसफुल रहे तो एक वक्त ऐसा भी आ जाता है 51वीं बार, 51st टाइम, कि जब आप अनसक्सेसफुल रहते हो। मुझे लगता है कि मेरा 51st टाइम अब आ गया है। मुझे उसने यहाँ भेजा जरूर है, लेकिन मुझे ये लगता है कि बाकी, वो तो खैर मेरा दोस्त है, मुझ पर शक नहीं करेगा, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो शक कर रहे होंगे, तो मेरा मेरा वापस जाना ठीक नहीं है। तो कोबाल्ट ने कहा कि देखो भाई, एक बात को समझो कि अभी हमारे पास वहां तुम्हारा रिप्लेसमेंट नहीं है। तो जब रिप्लेसमेंट आ जाएगा, और जल्दी आ जाएगा, तो तुमको वहां जाने की जरूरत नहीं रहेगी, कि आखिरी बार हमारे लिए वहां जाओ, ये सारे काम करो और लौट कर आ जाओ। अब खैर ये सुजान से भी मिले, तो सुजान ने अपनी दिल की बात उनको बताई। सुजान ने कहा कि देखो भाई, तुमने काफी वक्त तक के वहां काम किया, मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा रिलीजन का शोर मचाते रहते हो कि मरने के बाद ये होगा, कम्युनिटी के साथ ये करने के बाद वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं साइंस की एक टीचर हूं और साइंस के टेक्नीशियन की तरह से काम करती हूं। मैं मानती हूं कि ये बॉडी खत्म हो जाए, दुनिया खत्म हो जाती है, इस दुनिया में जीना है, क्यों ये नए झमेले मोल लिए जाए। ठीक है, हमारी कम्युनिटी ने तकलीफें भुगती होगी, लेकिन आज तो सारा कुछ ठीक है, काहे के लिए झंझट में पड़ते हो। लेकिन अब उनके साथ तो ये था कि उनको एक ट्रेनिंग मिली हुई थी कि और सब करना है, रिलीजियस फेस को नीचे नहीं गिरने देना है। उन्होंने कहा कैसी बात करती हो, मरने के बाद गॉड को भी मुंह दिखाना पड़ेगा, और कौन सा बड़ा काम है, अभी जाऊंगा, महीने भर लौट आऊंगा, फिर कभी नहीं जाऊंगा उसके बाद। तब तक उनको एक बेटा भी हो गया था जिसका नाम कि रोनाल्ड यानी कि रॉनी था। उसने कहा बेटे की शक्ल देखो, इसके खातिर नहीं जाओ। अब ये जानते थे कि इसमें तो वो कमजोर पड़ जाएंगे, तो बेटे को देखा तो जरूर, लेकिन अपने दिल को बड़ा कड़ा किया, उसको उनकी ट्रेनिंग मिली हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं आऊंगा, इसके बाद इस बेटे के पास से मुझे जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चले गए वापस बोलीविया। अब जैसे कि होता है, एक आदमी जब अपने आप को स्मार्ट समझता है तो फिर वो गलतियां भी करने लगता है। वही इनके साथ भी हुआ। पहले पहले थोड़ा एहतियात बरता, अब उनको पता था कि 1 महीने का वक्त है, तो बड़ी जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन वो भेजने लगे। अब जो ऊपर के ऑफिसर्स थे उनको शक होने लगा कि भाई ये क्या चक्कर है कि इसके पार्टीज में जो भी जाते हैं बाद में वो नाकारा साबित हो जाते हैं, उनके बातों को खोल दिया जाता है। तो उन्होंने मदद ली ब्राजीलियन गवर्नमेंट की। अब इन्होंने ब्राजील में कुछ वक्त तक तो जासूसी की थी, तो वहां इनकी कुछ फाइल्स वगैरह भी थी रखी हुई। हालांकि डायरेक्ट फेस नहीं था, लेकिन मिलता जुलता तो कैरेक्टर था ही वहां पर। तो उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन इनको वैसे पास कर दी, और फिर कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट्स दे दिए जिससे आप रेडियो ट्रांसमीटर को ट्रैक कर सकते हो। ऑफिसर्स ने रेलवे इनके जो ट्रांसमिशंस थे उनको ट्रैक किया, और एक दिन इनको रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अब इनको पकड़ के रखा गया, इन पर मुकदमा चला। ऐसे में जो कार्मर थे वो इनसे मिलने को आए। उन्होंने, तुमने ये क्या किया, तुमको दोस्त बना के रखा होता, तुमने दुश्मनी कर ली। उसने कहा कि भाई मैं अपने गवर्नमेंट का काम कर रहा था, तुम अपनी गवर्नमेंट का काम कर रहे थे। उनसे कहा जानते हो कि आगे क्या होगा, तुम पे मुकदमा चलेगा, यहाँ पे जो जासूस होते हैं उनको फांसी की सजा दी जाती है, वही तुम्हारे साथ भी होगी। तो अब ऐसा था कि उनका तो एक रिलीजियस फेस था, उसको उन्होंने बना के रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि और जो भी होगा, मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं कि मैं एक लेटर तुमको लिख कर दूंगा, वो लेटर तुम मेरे वाइफ सुजान तक पहुंचा देना। अब कार्मर सुजान को तो जानते थे, तो कार्मर ने कहा ठीक है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा, सुजान तक के ये इंफॉर्मेशन मैं पहुंचा दूंगा। दूसरी तरफ अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी हर तरह से इनको छुड़ाने की, लेकिन बोलीवियन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई देखो, ये हमारा होम मिनिस्टर बनने जा रहा था, लेकिन जासूस निकला, दुनिया हम पर हंस रही है, इसको ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता है, इसको तो फांसी देनी ही पड़ेगी। सुजान ने बहुत कोशिश की। जब उसको पता चला कि कार्मर है, तो उसने कार्मर को कांटेक्ट किया,
पुराने बातों की याद दिलवाई। तो कार्मर ने कहा कि देखो मेरे हाथ में ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि किस तरह से आ जाए। अब सुजान को भी ये भरोसा हो गया था अब तक के कि ये जिंदा तो वापस आ नहीं पाएगा। तो सुजान ने कहा और कुछ ना करो, कम से कम उसकी डेड बॉडी तो भिजवाने का इंतजाम करो, ये ना हो कि वो उसको वहीं पर कहीं दफना दे। कार्मर ने कहा इतना तो मैं कर ही लूंगा। खैर वक्त आया तो इनको स्पीच देने के लिए कुछ रिलीजियस फिगर को बुलाया गया। अब ये भाई साहब तो उस तरह से रिलीजन का पहले से चोला ओढ़े हुए थे। जब रिलीजियस फिगर ने इनके उस एक्टिंग को देखा तो वो रोने लग गया। तो इन्होंने उसको समझाया कि देखो भी दुनिया में सारे ही आते हैं, सारे ही जाते हैं, वक्त खत्म होता है, तो इसमें रोने जैसी कोई बात नहीं है। खैर इन्होंने अपनी एक्टिंग पूरी की, अपने काम को पूरा किया। आखिर में उनको फांसी दे दी गई। उनके बॉडी को एक अननोन जगह पे दफना दिया गया। कार्मर सोच रहे थे कि वक्त बदलेगा थोड़ा सा तो सुजान को यहाँ वो ले आएंगे, वो जहां पर उनको दफनाया गया है वो जगह उसको दिखा देंगे, लेकिन फिर वैसा नहीं हुआ। बोलीविया में भी चेंजेस आए, वहां पर भी रिवॉल्यूशन हुआ और उस चक्कर में ये हुआ कि अटैक हुआ जो करंट गवर्नमेंट के लोग थे, और उस चक्कर में कार्मर मारे गए। कार्मर तो मारे गए, लेकिन कार्मर की पास जो चिट्ठी थी जो कि मरते वक्त, मरने के थोड़ा पहले गैरी ने लिखी थी उसके नाम से, सुजान के नाम से, वो उनके पास थी। तो उन्होंने अपने मौत के पहले ही उस लेटर को सुजान के पास भिजवा दिया था। खैर वो लेटर सुजान के पास पहुंचने में थोड़ा वक्त लगा कि थोड़ा बहुत उसकी जांच पड़ताल तो अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट ने भी की, और जब उनको लगा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो चिट्ठी सुजान के पास पहुंची। अब तब तक की यहाँ सिचुएशन बदल चुकी थी। अफ्रो अर्जेंटीनियन कम्युनिटी काफी अच्छे एरिया में पावर में थी। सुजान उसकी हेड थी। उसका बेटा रॉनी बड़ा हो रहा था। सुजान ने उस चिट्ठी को पढ़ा। पढ़ने के बाद में उसने अपने बेटे को ट्रेन किया। जब उसका बेटा तकरीबन कुछ 21-22 साल का हो गया तो उसने अपनी पोजीशन अपने बेटे को दे दी और खुद हमेशा उसके बाद में एक रेकलेस लाइफ, लोगों से न मिलना जुलना और अकेले में बैठे रहना, इस तरह की जिंदगी बिताती रही। और उसकी वजह थी वो लेटर जो उसको कि गैरी ने लिखा था। गैरी ने उस लेटर में लिखा था कि देखो सुजान, जिंदगी भर मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, लेकिन अब मैं तुमको सही बात बता रहा हूं, मैं कभी भी रिलीजियस नहीं था। जो मैंने इस मौत का मुकाबला किया है वो इसलिए नहीं कि मैं रिलीजियस था या मरने के बाद में हूरे परियां वगैरह मुझे मिलेगी, बल्कि इसलिए कि जब हम बोलीविया में मिले थे स्कूल में, स्कूल के दिनों में, तो मैंने तुम्हारे मुंह से सुना था कि तुम्हारी जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी, तुम एक बार फिर से अपने आप को एक हुक्मरान, एक रूलर की तरह से देखना चाहती हो। मेरी डीलिंग हुई थी गवर्नमेंट के साथ कि अगर मैं इस काम को पूरा कर लूं, चाहे जिंदा रहूं चाहे न रहूं, तुमको यहाँ पर जो अफ्रो अर्जेंटीनियन कम्युनिटी का लीडर है वो बना दिया जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुमको ये बना दिया गया होगा। तो तुम्हारा एक ख्वाब पूरा करने के लिए ये मैं सारे काम कर रहा हूं, भले इसमें मेरी जान जाती है, मुझे इसका अफसोस नहीं होगा क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं तुमको एक क्वीन बना सकता, लेकिन अब तुम एक क्वीन बन गई हो। सुजान अपने इस क्वीन बनने पे बहुत पछताती रही और बची हुई जिंदगी उसी लेटर को पढ़ते हुए बिताती रही। तो ये था सारा किस्सा। आपके जो भी सवाल हो यहाँ रखें, उनके जवाब आपको देता हूं।